हेलो फ्रेंड्स, PYQ सीरीज में आज मैं जुलाई 2018 का क्वेश्चन लेके आई हूँ। कुछ जगह पर नेट की परीक्षा रिकंडक्ट किया गया था, उसी का क्वेश्चन है ये। एक 2 जुलाई को हुआ था और एक 22 जुलाई को हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स सेलेक्ट those which indicate that characteristics and basic requirements of teaching। पहला है teaching implies communication। दूसरा है teaching is like selling goods। teaching means managing and monitoring। teaching implies influencing others। teaching requires convincing others। there can be no teaching without इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब इसमें से हमें चुनना है कि कौन सा सही है। तो हम देखेंगे कि एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है, टीचिंग इम्प्लाइज कम्युनिकेशन, ये सही है, ठीक है। दूसरा है टीचिंग इज़ लाइक सेलिंग गुड्स, नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है, टीचिंग सामान बेचने की तरह नहीं होता। तीसरा है टीचिंग मीन्स मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, ये सही है। उसके बाद है टीचिंग एम्प्लाइज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, नहीं, ये भी गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है। टीचिंग रिक्वायर्स कन्विंसिंग अदर्स, ये सही है। देयर कैन बी नो टीचिंग विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये उतना प्रभावी नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा मिला, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ये ऑप्शन किस में है, ए में, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मोर लैटिट्यूड टू द रिसर्चर फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इसमें से कौन है जो ज़्यादा रिसर्चर को ज़्यादा मौका देता है क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए। तो पहला है थीसिस राइटिंग, दूसरा है राइटिंग ऑफ रिसर्च आर्टिकल, तीसरा है प्रेजेंटिंग अ कॉन्फ्रेंस पेपर, चौथा है प्रिपेयरिंग रिसर्च सिनॉप्सिस। थीसिस राइटिंग भी अकेले होता है, राइटिंग द ऑफ रिसर्च आर्टिकल खुद से लिखना होता है, लेकिन जब कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करने जाते हैं तो हमें रिसर्चर को ज़्यादा क्रिएटिव एक्सप्रेशन का मौका मिलता है। तो इसका आंसर होगा प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस पेपर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस अंडरलाइंग द यूज ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड यूज करने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, दूसरा है टू कैप्चर स्टूडेंट्स अटेंशन, तीसरा है टू एनहांस एक्सेस टू टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, और चौथा है टू ऑप्टिमाइज द लर्निंग आउटकम। तो स्टूडेंट्स का लर्निंग आउटकम को ऑप्टिमाइज करना ही उद्देश्य है टीचिंग एड का। टीचिंग एड से उसकी लर्निंग ऑप्टिमाइज होती है, बढ़ती है, क्योंकि वो देखकर भी समझता है टीचिंग एड से। अगला है, इन द फॉलोइंग, दो लिस्ट दिए हैं जिसमें एक में टीचिंग मेथड है, दूसरे में फैक्टर इफेक्ट्स है कि कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। तो पहला है मेथड दिया है एक्सपोजिटरी मेथड, जिसमें क्या होता है कि एक्सपोजिटरी मेथड में हम टीचर्स का इंटेंशन होता है डिस्क्राइब करने का, तो डिस्क्राइब करना एक्सपोजिटरी मेथड हुआ टीचिंग मेथड में। दूसरा है इन्वेस्टिगेटिव मेथड, जिसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं, रीजंस बताते हैं, कॉज इफेक्ट बताते हैं। डिस्कशन मेथड में किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। और पर्सनलाइज्ड मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाया जाता है। अब इसको मैचिंग कराना है। पहला है ट्रस्ट एंड ओपन, दूसरा है फ्रीडम टू चूज एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, तीसरा है क्रिएटिंग ए चैलेंज, चौथा है सिस्टमैटिक एंड स्टेप वाइज, और पांचवा है मैक्सिमाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम इसका आंसर देखेंगे, मैचिंग कराते हैं कि क्या क्या मैच करेगा। तो पहला है एक्सपोजिटरी मेथड, और ये जो बोल रहा है कि एक्सपोजिटरी में क्या है कि डिस्क्राइब करते हैं, तो हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, स्टेप सिस्टमैटिक वे में और स्टेप वाइज। फिर दूसरा है इन्वेस्टिगेटिव मेथड,
जो कि इन्वेस्टिगेशन करना है तो चैलेंज है वो क्या। डिस्कशन मेथड में है कि आइडियाज़ का एक्सचेंज और चूज करने का फ्रीडम होता है। चौथा है पर्सनलाइज्ड मेथड, जिसमें कि ट्रस्ट और ओपन होता है स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज की टीचिंग behaviors which have been observed to the contributive to effectiveness। टीचिंग के इफेक्टिवनेस में क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है। पहला है लेसन क्लैरिटी, दूसरा है टीचर्स टास्क ओरिएंटेशन, दूसरा है प्रोबिंग, तीसरा है टीचर्स टास्क ओरिएंटेशन, चौथा है स्टूडेंट सक्सेस रेट, पांचवा है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी और छठा है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़। तो ये क्वेश्चन में हमें चुनना है कि कौन कौन सा कोड टीचिंग इफेक्टिवनेस में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो लेसन क्लैरिटी समझ में आ गया। प्रोबिंग का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। तो ये हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ होगा। तो हम पहला तो लेंगे लेसन का क्लैरिटी, फिर लेंगे टीचर्स टास्क ओरिएंटेशन, फिर स्टूडेंट सक्सेस रेट भी कंट्रीब्यूट करता है, और इंस्ट्रक्शनल वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन से इफेक्टिवनेस बढ़ता है टीचिंग का। तो ये चारों इसमें पाया जा रहा है सी में, तो इसका आंसर होगा सी। अगला है अ रिसर्चर यूजेस पैरामीट्रिक टेस्ट मतलब पॉपुलेशन को लेके इन ल्यू ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, मतलब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बदले में लेता है एनालिसिस करने के लिए और रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए। तो ये किस तरह का केस कहा जाएगा। अनएथिकल रिसर्च प्रैक्टिस, मैल प्रैक्टिस इन रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स, टेक्निकल लैप्स इन हैंडलिंग डेटा, और अगला है मैनिपुलेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स। तो इसमें क्या है कि पैरामीट्रिक टेस्ट लेने से क्या हो रहा है कि डेटा को हैंडल करने में लैप्स होगा, क्योंकि पैरामीटर बड़ा होता है, पूरा पॉपुलेशन को लेते हैं। नॉन पैरामीट्रिक में हम सैंपल्स लेके काम करते हैं, तो यहाँ पर डेटा को हैंडलिंग करने में बहुत दिक्कत होगा। तो इसका आंसर होगा सी। इन ए क्लासरूम टीचर एंड स्टूडेंट्स यूज सेल्फ इंटरेस्ट इश्यूज टू जज their acceptability, uncritical disposition, negative reinforcement of ideas, external and non-verbal cues। तो एक्सेप्टेबिलिटी समझ में आ रहा है। अनक्रिटिकल डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि जिसका कोई क्रिटिसिज्म ना हो नेचुरल क्वालिटीज़ का। अनक्रिटिकल जो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं वो अनक्रिटिकल है, मतलब उनका क्रिटिसाइज नहीं होता। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऑफ आइडियाज और एक्सटर्नल एंड नॉन वर्बल क्यूज, जो कि हम फेशियल एक्सप्रेशन या इशारा से देते हैं। तो क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट सेल्फ इंटरेस्ट इश्यूज को कैसे जज करते हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी से। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स विच आर इंटररिलेटेड इन रिसर्च। ये सारे दिया हुआ है, इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स, डिड्यूसिंग द consequences ऑफ थ्योरीज, मेथड एम्प्लॉयड टू obtain देम। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। पहला ये हुआ, दूसरा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, फिर हाइपोथेसिस बनाया गया, ये थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ डिड्यूसिंग द consequences ऑफ थ्योरीज, एंड फिफ्थ हुआ मेथड्स एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन देम। तो हमारा सीक्वेंस हुआ फर्स्ट, थर्ड, 2, 4 एंड 5। तो ये हमारा ऑप्शन किस में है, बी में, तो इसका आंसर होगा बी।
In the list given below, identify those statements which correctly describe the meaning and characteristics of research. ये स्टेटमेंट्स में हमें चुनना है कि रिसर्च का करेक्ट डिस्क्रिप्शन किससे मिल रहा है। पहला है रिसर्च इज ए मेथड ऑफ इम्प्रूविंग आवर कॉमन सेंस। दूसरा है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड गेट इंटीग्रेटेड इन ए रिसर्च प्रोसेस। ये तो सही है। रिसर्च इज क्रिएटिविटी एंड करिश्मा। अगला है रिसर्च is the use of scientific method to provide answers to meaningful questions. Methods of consulting and using experience is called research. अगला है the answers provided by research can be empirically verified. तो इसका आंसर हमें ढूंढना है ये 6 ऑप्शन में से कि कौन सा सही है। तो रिसर्च इज ए मेथड ऑफ इम्प्रूविंग आवर कॉमन सेंस नहीं, लेकिन ये है कि रिसर्च में हम डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों मेथड यूज करते हैं। क्यों? डिडक्टिव मेथड क्या होता है? जिसमें हम जनरल से पर्टिकुलर की ओर जाते हैं, मतलब रूल पहले बताते हैं, फिर उसको एक एक एग्जाम्पल पर देखते हैं। इंडक्टिव में एक एक एग्जाम्पल को देखकर फिर हम रूल की ओर जाते हैं या रूल बनाते हैं। तो ये इसमें रिसर्च प्रोसेस में दोनों मेथड का काम पड़ता है। फिर रिसर्च इज क्रिएटिविटी एंड करिश्मा, ये नहीं है। रिसर्च इज द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड टू प्रोवाइड आंसर्स टू मीनिंगफुल क्वेश्चंस, ये सही है। फिर मेथड ऑफ कंसल्टिंग एंड यूजिंग एक्सपीरियंस इज कॉल्ड रिसर्च नहीं। द आंसर्स प्रोवाइडेड बाय रिसर्च कैन बी एम्पिरिकली वेरीफाइड, मतलब इसको हम जाकर फील्ड में वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये होगा। तो इसका आंसर है कौन सा? सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स। तो ये ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें फिर 2 लिस्ट दिए हुए हैं जिसमें रिसर्च मेथड दिया हुआ है और उसका क्रिटिकल फीचर दिया है, जिसको हमें मैच कराना है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, जिसमें क्या होता है कि इवेंट पहले हो जाता है, उसके बाद रिसर्चर के बिना इंटरफेरेंस के इवेंट हो जाता है, तब उस पर वो स्टडी करता है। केस स्टडी में कोई एक केस लेके हम उसका स्टडी करते हैं। फिलोसॉफिकल मेथड में हम फिलॉसफी के हिसाब से फिलोसॉफिकल मेथड में हम जाते हैं इन थॉट का, ग्रेट थिंकर्स के जो भी थॉट होते हैं उनके बारे में इंटरप्रेट करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में हम क्या करते हैं कि स्टडी ऑफ लार्ज सैंपल। डिस्क्रिप्टिव में हम सैंपल बड़ा लेकर उसके बाद उसकी स्टडी करते हैं। तो अब हम इसको मैच कराते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में क्या होता है कि कॉजल कंपैरिजन एंड कोरिलेशनल स्टडीज करते हैं। पहले इवेंट हो चुका है, इसलिए उसका कॉजल कंपैरिजन एंड कोरिलेशनल स्टडी होता है। फिर केस स्टडी मेथड में क्या होता है कि इन डेप्थ स्टडी ऑफ यूनिट स्पेसिफाइड फॉर द पर्पस। कोई केस लिए उसका पूरा डेप्थ में स्टडी होता है। फिलोसॉफिकल मेथड में क्या होता है कि हम थॉट्स, ग्रेट थिंकर के थॉट्स को स्टडी करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में हम फाइंडिंग आउट द स्टेटस बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ लार्ज सैंपल। तो ये क्या हुआ, ए को हम 4 के साथ मिलाए, बी को हम 5 के साथ, और सी को सेकेंड और डी को फर्स्ट के साथ। तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो डी है, वही सही है। ये आंसर इसका डी होगा। अगला है इन ए क्लासरूम टीचर एंड स्टूडेंट यूज सेल्फ इंटरेस्ट इश्यूज टू जज। क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट अब
सेल्फ इंटरेस्ट इश्यूज को क्या जज करने के लिए यूज करते हैं? देयर एक्सेप्टेबिलिटी, अनक्रिटिकल डिस्पोजिशन, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऑफ आइडियाज, एक्सटर्नल नॉन वर्बल क्यूज। तो इसका आंसर है कि वो अपना एक्सेप्टेबिलिटी को जज करने के लिए सेल्फ इंटरेस्ट के इश्यूज को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स लेवल्ड एज असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन है कि मीनिंग ऑफ मैसेजेस यूज्ड इन द क्लासरूम आर आर्बिट्ररी इन नेचर, मनमानी होता है मैसेज जो क्लास में यूज किया जाता है उसका। और रीज़न है मीनिंग्स आर लर्नड एज रिजल्ट ऑफ वंस प्रायर एक्सपीरियंस, मीनिंग को कोई अपने पूर्व अनुभव से सीखता है। अब इसमें हमें बताना है कि ए सही है या आर सही है या दोनों सही है। तो पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका आंसर होगा कि ए भी सही है। क्या है कि मीनिंग्स ऑफ मैसेजेस यूज्ड इन क्लासरूम आर आर्बिट्ररी इन नेचर एंड आर इज ऑल्सो ट्रू, कि मीनिंग्स आर लर्नड एज ए रिजल्ट ऑफ वंस प्रायर एक्सपीरियंस। तो और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये इसका आंसर यही होगा, दोनों सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी उसी तरह का है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, एक असर्शन और दूसरा रीजन है। हम उसमें हमें संबंध बताना है। क्लासरूम कम्युनिकेशन हैज़ ए कल्चरल डायमेंशन, सांस्कृतिक डायमेंशन है। दूसरा है बिलीफ्स, हैबिट्स, कस्टम्स, लैंग्वेजेस आर कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन हैज कल्चरल डायमेंशन। ये तो सही बात है कि कल्चरल डायमेंशन हमेशा पढ़ाई किसी भी जगह की होती है, उसमें कल्चर की सहभागिता होती है। और बिलीफ, हैबिट, कस्टम, लैंग्वेज सब कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेशन का। तो इसका दोनों सही होगा, इसलिए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन है, वेरिएबल्स दैट अफेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन क्लासरूम में जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है, इंफॉर्मेशन जाता है, वो क्या क्या है? पहला है परसेप्शन लेवल, लर्न हैबिट्स, एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज, सेलेक्टिविटी फैक्टर, मार्केट एक्सपेक्टेशन, इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन। इसमें से हमें चुनना है सही ऑप्शंस, सही वेरिएबल्स को चुनना है। तो परसेप्शन लेवल्स इंफॉर्मेशन परसीव करना नहीं अफेक्ट करता है। दूसरा होगा लर्नड हैबिट्स अफेक्ट करता है। परसेप्शन लेवल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को अफेक्ट करता है, सॉरी। तीसरा है एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज भी अफेक्ट करता है। और सेलेक्टिविटी फैक्टर। तो ये चारों जिसमें है वही इसका आंसर होगा। तो ये आंसर हुआ डी। अब अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म ICT आर ट्रू? ए डिजिटल डिवाइड इज एन